हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और आई होप कि आप सब पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सर्दी बढ़ रही है, स्टिल आपका जो फोकस है ये होना चाहिए कि आप एक तरफ अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त आप अफोर्ड नहीं कर सकते बीमार होना, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो अफेक्ट होगी। तो आपको एक हेल्थ का ध्यान रखना है और साथ ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ये जो सेलिब्रेशंस हैं, जो आप देखें कि 31st की सेलिब्रेशन है, क्रिसमस की सेलिब्रेशन है, ये आपकी लाइफ में और भी आएंगी, बट ये जो टाइम है अगर आपने इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया तो फ्यूचर में इन सेलिब्रेशन का मज़ा जो है वो ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो अभी आप ये ना देखें कि आपके फ्रेंड्स क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं या जो नहीं अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान ना दीजिए। आप सिर्फ अभी अपने टारगेट पे फोकस कीजिए कि आपको अपना जो लक्ष्य है उसे लेना है, अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है एंड उसके बाद आपने इन सब ओकेजन्स को अच्छे से सेलिब्रेट करना है और आपको फिर जो है बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने में। ठीक है, तो अभी रहिए फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ। और आज अगेन मैं आपके लिए लेके आई हूं कुछ और एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इसमें भी जनरल स्टडीज और जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चन हैं। 2022 से पहले के जो पेपर्स रहे हैं जेकेपीएसआई के, वहां आप देखेंगे जनरल स्टडीज और साइंस से बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस डिराइव हुए हैं। कंप्यूटर सेक्शन से बहुत कम हुए, इंग्लिश से बहुत कम हुए, रीजनिंग और मैथ्स के भी रहे, बट ज़्यादा पोर्शन जो था वो जनरल स्टडीज का रहा था। अब जो है पैटर्न चेंज हो गया, इक्वल वेटेज कर दी गई है। आपको जब सिलेबस होता है अनाउंस तो आपको मालूम है कि उसमें इक्वल वेटेज भी होती है कि जनरल इंग्लिश जो है 20 मार्क्स का, कंप्यूटर 20 मार्क्स का, इस तरह से मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो पैटर्न चेंज हो गया, बट स्टिल ये क्वेश्चन जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको कितनी डेप्थ में, कितनी क्लैरिटी में आपको चीज़ों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का, ये आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन छूट गया था, वो प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर जो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में रह गया था। दैट इज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिटकॉइन। सो बिटकॉइन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, ये एक क्रिप्टो करेंसी है। इट्स अ फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। तो जी हाँ, ये पहली डिसेंट्रलाइज्ड आप कह सकते हैं कि जिसपे गवर्नमेंट का आप एक तरह से कहें लेजिटिमेसी नहीं है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रल करेंसी नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा इशू नहीं हुई है, तो डिसेंट्रलाइज्ड और डिजिटल करेंसी है। तो बिटकॉइन पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो 2008 के अराउंड इन्वेंट हुई थी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहती है द सिस्टम वर्क्स एज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉल्ड द ब्लॉकचेन। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी की, वो ब्लॉकचेन पर निर्भर करती है। तो ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हो जाती हैं और तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हो जाती है और हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, बी एंड सी, दैट इज डी। तो बिटकॉइन के बारे में पूछा गया, इट मींस जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू टर्म्स न्यूज में रहती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट्स में दिया गया है और फिर आपको पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आपको बहुत डिटेल में अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर करते हुए चीजों को पढ़ना है। दूसरी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टर हम किन्हें कहते हैं जो अपने थ्रू हीट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जो हीट को पास थ्रू होने देती है। तो आपको पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर थर्मल कंडक्टिविटी इज करेक्ट। आपको बताना है कि कौन से सीक्वेंस में जो मटेरियल अरेंज किए गए हैं वो करेक्ट सीक्वेंस में है अकॉर्डिंग टू देयर थर्मल कंडक्टिविटी। पहली कह रही है स्टील वुड देन वाटर, स्टील वाटर एंड वुड, वाटर वुड स्टील एंड वाटर स्टील वुड। तो इन तीनों में तीन ऑब्जेक्ट्स है, स्टील है, वाटर है, वुड है। इन तीनों में आप एक चीज तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये जो वुड है, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हीट आप देखेंगे जो घर में यूटेंसिल्स भी होते हैं उनके अगर हैंडल्स वगैरह हो, प्लास्टिक के भी बने होते हैं, वुड के भी होते हैं। ठीक है, सो वुड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। तो आप यहां से इसे कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन आपके पहले ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए, एक में लिखा है कि स्टील की सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है और दूसरे में लिखा है वाटर की। अब देखिए, जो कंडक्शन है ना, हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो तीन तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन होता है सॉलिड्स में, जहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं
और पार्टिकल्स का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना जरूरी होता है फॉर द हीट कंडक्टिविटी। कन्वेक्शन में जहां एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है और फिर हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि फ्लूइड्स में देखने को मिलता है। एंड रेडिएशन इज इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है, जो रेडिएशन के वेज में जैसे सूरज से जो हमारे हीट आ रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो कंडक्शन में जो है हीट कंडक्टिविटी इज द मोस्ट, कंडक्शन के जो प्रोसेस से होती है वो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो आप देखिए वाटर में किसके थ्रू हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि वाटर जब आप गर्म करते हैं तो नीचे वाला पानी गर्म होता है, इट मूव्स अप, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर आ जाता है। ठंडा पानी भारी डेंसिटी से वो नीचे आता है, और इस तरह से जो है मूवमेंट जो है पूरे पार्टिकल्स की होती है और पूरा पानी जो है वो गर्म होता है बाय द वे ऑफ कन्वेक्शन। और स्टील जो है वो कंडक्शन के प्रोसेस से हीट ट्रांसफर करती है, हीट को कंडक्ट करती है। तो वहां थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हीट की स्टील की ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नॉर्मली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन द। पार्लियामेंट जो है वो किन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है? हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल में से जो हमारा 7th शेड्यूल है वहां मेंशन की गई है लिस्ट। कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये वो लिस्ट है जहां पे सभी आप एक तरह से कहें सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं जिस पे कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हर एक पे कानून बनाने की आवश्यकता होती है। तो उन सबको इनुमरेट किया गया इन 3 लिस्ट में। एक 4th लिस्ट भी होती है जो होती है रेजिड्री। रेजिड्री का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो जब संविधान बना उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते थे बट लेटर ऑन आ रहे हैं। जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करते हैं, साइबर क्राइम की बात करते हैं। तो जब संविधान अडॉप्ट हुआ तब ये चीजें तो नहीं थी, ये तो बाद में एड ऑन हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है चीजें और एड ऑन होती रहती है, तो वो रेजिड्री में आ जाती है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो भी चीजें, जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पे जस्ट एक उस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो भी है, नाम से ही जाहिर है स्टेट गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है। कंकरेंट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन होते हैं उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन है, ठीक है, उसमें ना दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा आप एक तरह से कहें वैल्यू किसकी होगी, अगर दोनों सेंटर ने और स्टेट दोनों ने एक सब्जेक्ट पे कानून बनाया है तो ज्यादा वैल्यू किसको दी जाएगी, और वो सेम डिसीजन ले रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे ले रहे हैं, तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, तो दैट इज गिवन टू द सेंटर। और रेजिड्री पावर जो है वो भी सेंटर के पास आती है कि बचा कुचा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दैट इज ऑल्सो विद द सेंटर, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है नॉर्मली इट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट विच आर इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी बना सकता है कानून, एक कंडीशन पे। वो क्या कंडीशन है? जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे कि इस सब्जेक्ट पे जो कि स्टेट लिस्ट पे मेंशन है उस पे आप कानून बनाइए, पार्लियामेंट कानून बनाए। तो इसके लिए राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी मेंबर उसके प्रेजेंट है उसके 2/3 मेजॉरिटी हो, जो प्रेजेंट है और जो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके 2/3 मेजॉरिटी जो है उस रेजोल्यूशन को अगर पास करती है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकता है, जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड है उसमें भी। तब तक अगर ऐसा ना हो तो नॉर्मली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ओनली ऑन द सब्जेक्ट विच आर मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, 2020 के बारे में पूछा गया था, तो अब 2020 तो हो गया है, वो तो पूछेंगे नहीं। 2024 में अभी ओलंपिक्स होके गया है, तो इसे थोड़ा चेंज करके मैंने पूछा है आपसे कि 2028 का जो ओलंपिक्स है वो कहाँ होगा। 2024 का तो अभी पेरिस में हुआ था, तो 2028 का कहां होगा? फैक्चुअल है दोहा, टोक्यो, लंदन या लॉस एंजलिस। सो इट विल हेल्ड इन द लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में होगा 2028 का ओलंपिक्स। तो बहुत सारी गेम्स है, एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ है, जो रिसेंट होने वाले हो उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको वो भी ध्यान में लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलाश सत्यार्थी हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2014 वर्क्स इन द फील्ड ऑफ। पूछ रहे हैं कि कैलाश सत्यार्थी जिनको अवार्ड मिला था 2014 में, नोबेल प्राइज मिला था, वो किस फील्ड में काम करते थे,
ठीक है, तो अवार्ड्स की बात हो रही है तो अवार्ड्स भी आपको लेने हैं। इंडियंस में जिन इंडियंस को अवार्ड मिला या इंडियन ओरिजिन के लोगों को जब अवार्ड मिलते हैं, नेशनल नोबेल अवार्ड मिलते हैं या बाकी जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो पर्सन किस लिए उनको अवार्ड मिला है, कब मिला है, ये सब आपको ध्यान रखना है। सो कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला, किस फील्ड में काम करते थे? विमेन्स राइट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, वाटर राइट्स, चाइल्ड राइट्स। तो कैलाश सत्यार्थी जी ने काम किया है चाइल्ड राइट्स के बारे में। उन्होंने चाइल्ड लेबर को खत्म करना, चाइल्ड एट्रोसिटीज को खत्म करना, इन सब के खिलाफ उन्होंने उनकी एजुकेशन की तरफ, इसकी तरफ उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था जो कि था बचपन बचाओ आंदोलन। तो उन्होंने बच्चों के राइट्स की तरफ काम किया। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन की, द मंजिल भारत ऐप पे टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है JKPSI की एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ 99 रुपीज़ में आपको टेस्ट जो है 5 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें टेस्ट के साथ ही आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप प्रीवियसली आपने एग्जाम दिया हुआ है, सिलेबस आपका कंप्लीट है, आप बस एक टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो आप ये टेस्ट सीरीज हमारी ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं। और इन केस आप सिर्फ जनरल स्टडीज का कोर्स लेना चाहते हैं, बाकी कंपोनेंट कंप्यूटर इंग्लिश आप नहीं चाहते, सिर्फ जनरल स्टडीज चाहते हैं, तो आपके लिए हमने एक जनरल स्टडीज का कोर्स भी लॉन्च किया है, जहां आपको जनरल स्टडीज के सभी कंपोनेंट्स, ठीक है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब अलॉन्ग विद द PDF नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे एट अ प्राइस ऑफ 299। तो आप फुल लेना चाहते हैं तो आप 499 पे फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां आपको फुल सिलेबस कराया जाएगा। जो भी मॉडिफिकेशंस आएंगी, जैसे सिलेबस आउट होगा, वो भी आपको कवर कराई जाएंगी। आप सिर्फ जनरल स्टडीज लेना चाहते हैं तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो हर तरीके की आपको हम कहें फैसिलिटी हमने आपको प्रोवाइड की है। अब आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, ठीक है। आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, मेहनत करें और अपने जो एम है उसको अकम्प्लिश करें, उसे पाएं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कल्हानाज राज तरंगनी। तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो जनरल स्टडीज आती हैं, जो करंट अफेयर्स आते हैं, जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन है ये, कल्हाना की राज तरंगिणी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको पूछ रहे हैं कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। ओके, पहला कह रहा है इट वाज रिटन इन संस्कृत। जी हाँ, कल्हाना की जो राज तरंगिणी थी वो संस्कृत में ही लिखी गई है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी क्वेश्चंस में इस तरह का कोई हाईलाइटेड पॉइंट हो, नॉट, ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन में ही मार्क करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन जल्दबाजी में आपने पढ़ लिया, आपकी आंखों से स्किप हो गया और आपने गलत आंसर मार्क कर दिया। तो ऐसे जो टर्म्स होती है ना, ये उसी वक्त आप अंडरलाइन कर दें। चलिए, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं तो वॉज रिटन इन संस्कृत, ये तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं इट इज एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली कश्मीर। तो कल्हाना की जो राज तरंगिणी है उसमें कश्मीर के बारे में ही जानकारी दी गई है, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रही है द बुक वॉज रिटन इन 15th सेंचुरी। तो क्या ये 15वीं सदी में लिखी गई थी? ये देखते हैं। लास्ट स्टेटमेंट कह रही है द सब्जेक्ट ऑफ द बुक डील्स विद वेरियस डायनेस्टीज दैट रूल्ड कश्मीर। तो बहुत सारी डायनेस्टी जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया, राज किया, उनके बारे में ये लिखा गया, तो ये भी सही है। तो अगर आपको नहीं भी पता है कि कल्हाना की राज तरंगिणी कौन से सदी में लिखी गई है, तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि संस्कृत तो ठीक है, कश्मीर के बारे में ही जानकारी है, डायनेस्टीज के बारे में भी दिया गया, तो स्टेटमेंट यही गलत होगी। तो यही एक्चुअल में भी दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि 12वीं सदी में लिखी गई थी कल्हाना की राज तरंगिणी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, और क्वेश्चन के हिसाब से वो इनकरेक्ट है और हमारे ऑप्शन के लिए वो करेक्ट है। Question number 7, Sultan Zainul Abidin who ruled Kashmir during the 15th century was also known as। तो जैनुल अब्दीन जो कश्मीर पे राज करते थे 15वीं सदी के दौरान, उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? बुदशाह, आलमगीर, जहांगीर या जहांपना। तो जहांपना तो मुगल एम्परर्स को कहा जाता था, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। जहांगीर तो नेम है मुगल एम्परर का। आलमगीर और बुदशाह में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बुदशाह जो है दैट इज फॉर द ग्रेट किंग को कहा जाता है, और जैनुल अब्दीन जो थे उन्होंने पीपल वेलफेयर्स के लिए बहुत काम किया। एजुकेशन की बात करें, उनकी कल्चरल एडवांसमेंट की बात करें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इस फील्ड में उन्होंने बहुत सारे काम किए। दैट्स वाई उन्हें ग्रेट किंग की तरह जाना जाता है, और उनका एक दूसरा नाम है दैट इज बुद्ध शाह। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेज जो है ना, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार जेकेएसएसबी आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखेंगे, कोई भी हो एग्जाम, अलग अलग सेक्टर्स के लिए उन्होंने एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं, वो इंपॉर्टेंट डेज जो है वो डेज और डेट्स जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको याद करके चलनी है। यहाँ इन्वायरमेंट डे के बारे में पूछ रहे हैं, 21 जनवरी, 5 जून, 21 जुलाई, 5 अक्टूबर, सो दैट इज 5 जून। इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सीक्स टू, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो क्लाइमेट चेंज, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है क्लाइमेट चेंज पे, उसका क्या टारगेट है, उसका क्या एम है? पहली स्टेटमेंट कहती है हाइड्रोकार्बन के यूजेस को बंद करना बाय 2030। दूसरी कहती है रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। Third is keep the increase in global average temperature to well below its 0 degree. It's degree. Well below 2 degree Celsius above a pre-industrial level, all of the above. तो पेरिस क्लाइमेट की अगर हम बात करें, पेरिस में जो एग्रीमेंट हुआ है क्लाइमेट चेंज का, उसका मेन मकसद ये था कि 21st सेंचुरी के आने से पहले पहले हम जो भी वातावरण का तापमान है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो रहा है, उससे हम 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बियॉन्ड ना जाने दें। जो भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टेम्परेचर रहा, अब का टेम्परेचर जो है उससे 2 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड ऊपर नहीं हो, उससे कम कम ही रखें। कि ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करने के लिए ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट बनाया गया था। और ये बहुत पहले ये जो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ, और आज अगर हम 2024 की बात करते हैं तो हमने कुछ भी, आप कहें तो ऑलरेडी हम 1.5 डिग्री सेल्सियस अब जा चुके हैं। 2 डिग्री सेल्सियस 4 से 5 सालों में हम शायद वो भी क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है। और पेरिस एग्रीमेंट में जो भी टारगेट्स किए गए थे, उन टारगेट्स के टाइमलाइंस को बढ़ाया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। हम उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी रीजंस हैं, आप फाइनेंसिस के रीजन ले सकते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को किसी भी तरह से फाइनेंशियली इन सोर्सेज में हम कहीं सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जनरेट जो होती है वो डेवलप्ड कंट्री से होती है, लेकिन अगर उसका आप खामियाजा बोलें कि उसका जो इंपैक्ट है, बैड इंपैक्ट जो है, वो वल्नरेबल कंट्रीज पे पड़ेगा। जैसे आइलैंड्स हो गए छोटे छोटे, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उन पे ज्यादा इंपैक्ट है, ठीक। तो इनमें से पेरिस एग्रीमेंट का जो भी टारगेट था हम अचीव तो नहीं कर पाए हैं, बट जो एम है उसकी, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम कहें तो दैट वाज कि हमें प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो अपना तापमान है धरती का, वो 2 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड जाने नहीं देना था। इसके लिए ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, ठीक है। तो जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वो कश्मीर में हुई थी। किसके अंडर हुई ये आपसे पूछ रहे हैं, अशोका, बिंदुसारा, कुणाल या कनिष्क। अशोका, बिंदुसारा, कुणाल या कनिष्क। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई अंडर द पार्टनरशिप या लीडरशिप आप कहें ऑफ कनिष्क, ठीक है। इससे पहले राजगिर में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में 3 जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, और 4th जो हुई थी दैट वाज इन कश्मीर। द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बॉर्डर में जो गांव पाए जाते हैं वहां का डेवलपमेंट, कि वहां पे एजुकेशन हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स प्रोवाइड किए जाए, उसका काम जो है, उसके लिए स्कीम बनाई गई, प्रोग्राम बनाया गया। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम ये आती है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। इसके अंतर्गत जो भी बॉर्डर एरिया पे गांव है, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करने का काम जो है वो किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इजी वन, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पूछ रहे हैं। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड। सो रेन्यूएबल एनर्जी जो बहुत जो है आप रिन्यूड की जा सकती है, एंड दैट इज विंड। विंड इज अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट ईयर्स इज अ मेजर ऑफ, लाइट ईयर्स जो है उसमें हम क्या मेजर करते हैं? टाइम, डिस्टेंस, स्पीड या ल्यूमिनोसिटी। तो लाइट ईयर्स में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, इतने लाइट ईयर्स में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सो लाइट ईयर्स इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का माप है लाइट ईयर्स। मैकमोहन लाइन
मैकमोहन लाइन इज मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड, इंडिया और किस नेबरिंग कंट्री के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है? भारत और नेपाल के बीच, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, या भारत और चाइना? सो दैट इज भारत और चाइना। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे क्या कहा जाता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? वो आप सबको पता होगा, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, यू शुड नो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का क्या नाम है। भारत और चाइना के बॉर्डर को कहा जाता है मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 15 हिस्ट्री से, फ्रीडम स्ट्रगल से, एनी बेसन फॉर्म द होम रूल लीग। एनी बेसन ने होम रूल लीग को बनाया था, ठीक है, अराउंड 1916 के अराउंड ये बनी थी। इसमें किस पैटर्न से मोटिवेटेड होकर या किस पर ये जो है बेस्ड थी ये होम रूल मूवमेंट जो भारत में स्टार्ट हुई? एनी बेसन ने जो भारत में स्टार्ट की, एक वर्ल्ड में कहीं और भी स्टार्ट हुई थी, उसी से प्रेरित होकर इसे भारत में एनी बेसन ने स्टार्ट किया था। तो वो कहां की थी ये आपको बताना है। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या वेल्स? सो दैट वाज ऑफ आयरलैंड, ठीक है। एनी बेसन खुद भी एक आयरिश पर्सन थी, तो आयरलैंड से ही जो होम रूल मूवमेंट आयरलैंड की थी उससे मोटिवेट होकर भारत में भी होम रूल लीग को स्टार्ट किया गया था। एनी बेसन के साथ और कौन फ्रीडम स्ट्रगल एसोसिएटेड थे होम रूल लीग में, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं आपकी भी रिवीजन हो और हमें भी आइडिया लगे कि आपकी जो तैयारी है कहां तक पहुंच रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 द फेमस हिस्टोरिकल बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर वाज रिटन बाय। तो एक बुक से, बुक एंड ऑथर से ये क्वेश्चन है कि एक बुक है फेमस दैट इज ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, वो किनके द्वारा लिखी गई है? जो भी हम हिस्टोरिकल आप मिडिवल पीरियड की बात करें या मिडिवल पीरियड में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं तो उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें ट्रैवलॉग से मिलती है, उन बुक्स से मिलती है जो उस वक्त ट्रैवलर्स आए अलग अलग देशों से घूमने और उन्होंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की, जो चीज़ें देखी, उनके बारे में लिखा, उन्हीं से हमें जानकारी मिलती है कि उस वक्त का रहन सहन क्या था, उस वक्त की इकोनॉमी क्या थी, उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी। तो उसी में से एक बुक है जो मुगल एम्पायर के बारे में लिखी गई है। किसने लिखी है आपको बताना है। इब्न बतूता, फ्रांकोइस बर्नियर, अल बेरूनी या थॉमस रो। सो दैट वाज फ्रांकोइस बर्नियर, इनके द्वारा लिखी गई है ये बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है He composed a number of patriotic songs during the स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट भारत बंगाल की पार्टीशन के समय की बात हो रही है, तो जो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई उसमें उन्होंने बहुत पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे। जी हाँ, सही स्टेटमेंट है। He returned his knighthood to condemn the brutal killing of innocent people at जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है उसके विरोध में, उसके प्रति अपना विरोध जताने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, वो वापस कर देते हैं। और जो गांधी जी हैं वो भी इसके विरोध में अपनी जो केसरी की उपाधि है वो लौटाते हैं, जस्ट टू कंडेम द ब्रूटल किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल एट जलियांवाला बाग। ये भी स्टेटमेंट सही हुई। थर्ड स्टेटमेंट कहती है ही रिफ्यूज द एक्सेप्ट ऑफ नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने उसे रिफ्यूज किया, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। उन्हें नोबेल प्राइज मिला है, वो पहले आप एक तरह से कहें नॉन इंग्लैंड पर्सन थे, ठीक है, जिन्हें लिटरेचर में ये अवार्ड मिला। और नोबेल प्राइज उनको लिटरेचर में मिला था जब उन्होंने गीतांजलि का जो है इंग्लिश में उसका रूपांतरण किया था। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। और तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, सो हमारा आंसर होगा 1 and 2 ओनली। क्लियर? इन इंडिया मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ फर्म्स आर रेगुलेटेड बाय। बहुत सारी फर्म्स होती हैं, कंपनीज बनती हैं हमारे देश में। वो जो कंपनीज हैं, अगर दो छोटी छोटी कंपनीज ये डिसाइड करती है कि वो आपस में मर्ज हो जाएंगी, या एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, एक्विजिशन होती है, तो इन सबको कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ये। सो कौन रेगुलेट करता है भारत में? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। सो इंडिया में मर्जर्स और एक्विजिशन ऑफ फर्म्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, सेबी कहा जाता है इन्हें, शॉर्ट फॉर्म इनकी है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द ओनली वाइल्ड एस सेंचुरी इन इंडिया कैन बी फाउंड एट। भारत की अकेली ऐसी सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे वाइल्ड एस पाए जाते हैं। ठीक है, कहां है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, रन ऑफ कच्छ या दमन। सो द ओनली वाइल्ड एस
ठीक है, सेंचुरी जो है वो पाई जाती है रन ऑफ कच्छ गुजरात में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो स्कीम्स के बेस्ड पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो आप जो भी रिसेंट स्कीम्स हुई हैं, जो बजट में 2024 के बजट में अनाउंस की गई है, वो स्कीम्स आपको ध्यान रखनी है। जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहे वो स्कीम रखनी है। जो JNK से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो वो भी आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। तो यहां पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो किस पे एम्ड है? टू प्रोवाइड LED बल्ब्स टू द BPL फैमिली, प्रोवाइडिंग LPG कनेक्शन टू ऑल BPL फैमिलीज, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी to all BPL household, providing smokeless kerosene stores to all BPL household। तो उज्ज्वला स्कीम का मकसद था, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो सौभाग्य स्कीम है। उज्ज्वला स्कीम का मकसद था कि सबको क्लीन फ्यूल प्रोवाइड किया जाए, LPG कनेक्शंस, ठीक है। सब जो BPL हाउस होल्ड्स हैं, फैमिलीज नहीं होगा यहाँ पे, बैटरीज हाउस होल्ड्स, वहां पे उनको LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाए। मेगास्ट्रीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, मेगास्थनीज जो है वो उसने भारत में कब विजिट किया, किसके रूल के अंडर, किस डायनेस्टी के अंडर किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, हर्षा। सो ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है एंशिएंट इंडिया की, आप कहें, जिनके टाइम पीरियड में आप जो फेमस इकोनॉमिस्ट जो रहे हैं, ठीक है, वो भी उन्हीं के रीन में थे, चंद्रगुप्त मौर्य। सो क्वेश्चन नंबर 22, द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड एट, विजयनगर एम्पायर के रिमेन्स कहां देखने को मिलते हैं? बीजापुर, गोलकोंडा, हम्पी या बड़ौदा? विजयनगर एम्पायर के रिमेन्स, सो इट इज फाउंड एट हम्पी। हम्पी में मिलते हैं विजयनगर एम्पायर के रिमेन्स। One time associated of Mahatma Gandhi broke off from him and launched a radical movement called self-respect movement। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स है, एक है कि वो पर्सन जिसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया और जो पहले महात्मा गांधी के एसोसिएट थे। तो आपको ये ना मालूम हो कि वो महात्मा गांधी के एसोसिएट थे, बट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट की, दिस यू नीड टू नो, है ना। किसने स्टार्ट की थी? दैट इज EV रामस्वामी नायकर। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज जो होती है, इक्वालिटी की तरफ इनका मुद्दा था कि सबको बराबरी से देखा जाए, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को हटाया जाए, एट्रोसिटीज को हटाया जाए कास्ट की, तो उसकी तरफ इन्होंने काम किया और उसी को लेके इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो सदर्न इंडिया में आपको देखने को मिलती है, DMK या ऑल इंडिया DMK पार्टीज जो है, वो इन्हीं की विचारधारा पर बेस्ड है, ठीक। सो क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर C, EV रामस्वामी नायकर। Which of the following movement came to an abrupt end because of चोरी चोरा इंसिडेंट? तो चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, उसकी वजह से कौन सी मूवमेंट है जो अब्रप्ट एंड, मतलब अभी उसे बंद नहीं करना था बट उसे बंद करना पड़ा, वो कौन सी मूवमेंट थी? वहाबी, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, होम रूल मूवमेंट। तो चोरी चोरा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि गांव के कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में, जहां पे अंग्रेज पुलिस स्टेशन थे, उसको जला दिया था और उसके अंदर कुछ पुलिस वाले जिंदा जल के मर गए थे। और इस वॉयलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने अपनी जो मूवमेंट है उसे वापस ले लिया था, क्योंकि वो कभी भी वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे। एंड दैट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 के अराउंड की ये घटना है और उस वक्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एब्रप्टली बंद कर दिया गया था। As per Government of India Act 1935, which of the following is not a feature of provincial executive? तो 1935 का जो एक्ट रहा है उसमें जो स्टेटमेंट्स दी गई है वो कौन सी स्टेटमेंट है जो फीचर नहीं है प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव की? ठीक है, प्रोविंसेस। भारत जो था आजादी से पहले उसे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में रखा गया था। जैसे आज के हमारे देश में स्टेट्स होती हैं, आजादी से पहले प्रोविंशियल स्टेट्स थी जहां पर अंग्रेजों गवर्नर जनरल के थ्रू रूल करते थे, और दूसरी होती थी प्रिंसली स्टेट, वहां पे भी अंग्रेजों का रूल था, बट कहने के लिए राजा महाराजा वहां पे भी अभी एग्जिस्ट करते थे। तो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में कुछ बातें कही गई थी, इनमें से कौन सी है जो उसका फीचर नहीं है? ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है गवर्नर वॉज वेजिटेड विद प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कि गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी लॉज आप बना रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी गवर्नर के पास है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। सभी पावर जो है वो अंग्रेजों के पास ही रखी गई थी, कहने के लिए सिर्फ भारतीयों को इन्वॉल्व किया जा रहा था। गवर्नर कुड बी रिमूव बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। क्या कह रहे हैं
कि गवर्नर को जो है उसे आप हटा सकते हैं। जैसे आज की डेट में अगर सरकार सही काम नहीं कर रही हो तो ऑपोजिशन जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, और अगर पार्लियामेंट में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है मेजॉरिटी से तो सरकार को गिरा दिया जाता है। यहां वही स्टेटमेंट कह रहे हैं कि आजादी से पहले अगर ब्रिटिश सरकार का गवर्नर सही काम नहीं कर रहा है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता था, उसे हटा दिया जाता था। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता आप सोचिए ये चीज तो वो कभी नहीं करेंगे। भारतीयों को इस चीज का हक तो उन्होंने कभी नहीं दिया कि वो अंग्रेजों को हटा सके। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? प्रोविंशियल डायरकी वाज अबॉलिश्ड। तो प्रोविंशियल डायरकी का मतलब होता है दो लेवल पे रूल, ठीक है, टू लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स हो, कि जहां पर कुछ जो है गवर्नर के हाथ में है और कुछ बाकी मिनिस्टर्स के हाथ में। तो इसे अबॉलिश कर दिया गया था 1935 में। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। देयर वाज टू बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस गवर्नर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गवर्नर के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिठाया गया था जो उसे एडवाइस करेगा उसके कामों में। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और हमारे ऑप्शंस के हिसाब से सही। ठीक है, इस तरह का कोई भी प्रावधान 1935 में नहीं किया गया कि अगर गवर्नर सही काम नहीं कर रहा है तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ग्रुप ऑफ द स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद मैंगो शॉवर्स? मैंगो शॉवर के लिए प्री मॉनसून शॉवर्स आप जिन्हें कह सकते हैं, ये किस राज्यों में होते हैं? केरला, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, केरला एंड कर्नाटका, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। सो मैंगो शॉवर्स, प्री मॉनसून शॉवर्स की अगर हम बात करें वो केरला और कर्नाटका के साथ एसोसिएटेड है। Which one is the major river of तमिलनाडु? तमिलनाडु की मेजर रिवर इंडस, एलिमिनेट, नदरन इंडिया में है, तमिलनाडु सदरन इंडिया में है, ये नहीं हो सकता। नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, नर्मदा एंड तापी, सतपुड़ा और विंध्या रेंज। ठीक है, अगर आपने आपके माइंड में इंडिया का मैप है और आपने उसका फिजिकल मैप जो है उसे प्रॉपरली विजुलाइज किया है तो आप इजीली कर सकते हैं कि वो तो सेंट्रल इंडिया में, तमिलनाडु जो है नीचे है। तो एक ही हमारा ऑप्शन रह जाता है, दैट इज कावेरी, ऑप्शन नंबर डी। हाउ वॉज द वुलर लेक फॉर्म? देखिए, जब भी मैप्स की बात आती है तो आपको उसे रोज उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी माइंड में जो मैप है ना वो एक तरह से छप जाए। वर्ल्ड मैप अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट इंडिया का मैप तो आपके माइंड में होना चाहिए। कौन सी चीज कहाँ है, कितना हिमालय है, किधर से कौन सी रिवर आ रही है। जब आप उसे डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, रिवाइज करेंगे, तो वो आपको एकदम से माइंड में आपके वो इम्प्रिंट हो जाएगा। ओके, हाउ वाज द वुलर लेक फॉर्म? वुलर लेक कैसे बनी? इट इज द रिजर्वायर ऑफ हाइडल पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एक रिजर्वायर बनाया गया था, वही है वुलर लेक। ऑक्सबो लेक है जो कि रिवर झेलम से बनी, ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से हुई। ग्लेशियल एक्टिविटी जब बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं तो उसकी वजह से हो गया, या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ। ठीक है, तो बात करें अगर हम वुलर लेक की तो ऐसा कहा जाता है कि वुलर लेक जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। ठीक है, वॉल्केनिक टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्रिएट हुई है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन अ कंट्री, किसी भी देश में कितना लंबा दिन होगा या कितना लंबी रात होगी वो किस पे डिपेंड करती है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन। तो ये है हमारी अर्थ, दिस इज इक्वेटर, ये हो गए हमारे लैटिट्यूड एंड ब्लैक सन, दिस इज अवर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इतना तो आप सबको मालूम ही होगा। सो ये है जो लैटिट्यूड। अब आप देखिए, जो सन है, सन की जो किरणें हैं वो इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं वो थोड़ी स्लांट होने लगती हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से आप जो भी कंट्री जिस भी लैटिट्यूड में डिपेंड करती है उस पे बेस्ड होगा कि कितना लंबा दिन होगा और कितनी लंबी रात होगी। इक्वेटर के आसपास है तो सीधी किरणें आ रही है तो लंबा दिन लंबी रात होगी। ठीक है, दिन की जो ड्यूरेशन है दैट विल बी लॉन्गेटेड। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाएंगे उस हिसाब से डे की और नाइट की ड्यूरेशन में जो है वो वेरिएशन आती जाएगी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। Last question of today's session is, yes, this is the last one. Okay. Which one of the following water body separate India from Sri Lanka? श्रीलंका से भारत को कौन सी वाटर बॉडी है जो सेपरेट करती है? पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ खम्बक, पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार एंड 10 डिग्री सेल्सियस ने 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल तो आपका अंडमान निकोबार में आता है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। 10 डिग्री चैनल यहाँ पे भी है, इसे भी कर दीजिए। अब रहा गल्फ ऑफ खम्बत, पार्क स्ट्रेट और पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। सो करेक्ट आंसर इज गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन।
आज हमने कुछ और MCQs को सॉल्व किया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आई होप कि आपको जो है क्लियर कट आइडिया लगा होगा कि आपको किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करना है, किस डायरेक्शन में आपको अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।